नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि योगपीठ में मुरारी बापू के सानिध्य में चल रही श्री राम कथा में हिस्सा लिया और इसके बाद सीएम धामी ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण और रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने जन जागरूकता रथ के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हम प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी स्वस्थ रहें और उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दृढ़ और सुदृढ़ करने के लिए लगातार संकल्पित हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज 4 मोबाइल वैनें भी यहाँ से रवाना की गई। रुड़की में डायलिसिस सेंटर, हरिद्वार के अंदर अभी जो जगदीशपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, उसका निर्माण कार्य भी जल्दी पूरा हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, उन सभी का भी मैं साधुवाद करता हूं। सीएम साहब 4 धाम की तैयारी क्या है? 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हैं और उसके लिए लगातार मेरे स्तर से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। कहीं पर कोई कमी न हो, आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिले, उसके लिए हमने पूरी बृहद स्तर पर बैठक की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव अरविंद सिंह और एसपी श्रीमती रेणु लोहानी समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि किसी भी नागरिक को शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े। नहीं, हम पहले दिन से सजग हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे कार्यालयों में तमाम जगह पर जहां पर भी आम जनता को, सामान्य जनता को इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उनको इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े, अपने काम के लिए किसी के आगे पीछे न भागना पड़े। इसलिए आज ये हमने ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से सभी लोग सीधे सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान के लिए लगातार जो है हमारा डिपार्टमेंट, सरकार लगातार प्रयास करेगी, लगातार काम। नहीं, हमने ये संकल्प लिया है और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। वहीं खबरों का आगे रुख करेंगे। देहरादून से पहुंची विजिलेंस टीम ने रुड़की तहसील में तैनात कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपित कानूनगो राजकुमार निवासी विकास नगर देहरादून को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंडिया की निवासी एक व्यक्ति ने तहसील में अपनी भूमि का उपयोग परिवर्तन करने के लिए आवेदन किया था और इसके लिए कानूनगो ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगा, जिस पर शिकायतकर्ता ने असमर्थता जताई और शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की। शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आज शिकायतकर्ता 15,000 रुपए लेकर कानूनगो राजकुमार को देने पहुंचा था। जैसे ही उसने रुपए लिए, विजिलेंस की टीम ने आरोपित को दबोच लिया। फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी से पूछताछ की। तो वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब सदस्यता अभियान पर पार्टी जोर दे रही है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर आज हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल की बैठक हुई, लेकिन बैठक में मुद्दा कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन और अनुशासनहीनता का ही उठा। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद जी श्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में अनुशासन का मुद्दा उठाया। विधायकों ने अनुशासनहीनता के मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता की वजह से ही प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की जा रही है और डिजिटल मेंबरशिप की आज से हमने शुरुआत की है।
हमारी कोशिश है कि हम बूथ स्तर को मजबूत करेंगे और जो चुनाव की प्रक्रिया है, ब्लॉक इकाइयाँ हैं, बूथ इकाइयाँ हैं, ब्लॉक इकाइयाँ हैं, नगर इकाइयाँ हैं, जिला कांग्रेस कमेटी की जो निर्वाचन है, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचन, तत्पश्चात AICC का गठन, ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव की आज एक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें हमारे GC चंद्रशेखर जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो यहाँ के प्रदेश के रिटर्निंग अफसर हैं, उनका यहाँ पर आज उद्बोधन भी होना है और वो जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है और एक बूथ में कम से कम 25 सदस्य बनाना आवश्यक होगा, तभी हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, आज सबने अपनी बात रखी है और अनुशासनहीनता एक मुद्दा है, बात सही है। चुनाव के दौरान जो लोग 5 साल पार्टी में रहते हैं और चुनाव के दौरान जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसकी खिलाफत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सब लोगों ने आज कही है। तो इसमें जो हमारे चुनाव रिपोर्ट बनाकर ऊपर हाईकमान को देंगे, उसके बाद क्या निर्णय होगा। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक जहां भी जीते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप आप लोग लगाते हैं। आपने खुद CM को हराया। जहाँ भी कांग्रेस के विधायक जीते हैं वहाँ बदले की भावना से काम किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। ये मामले सारी जगह आप हल्द्वानी में देख सकते हैं किस हिसाब से हमारे नज़रबंद किया गया, कैसे यहाँ से अचानक तोड़ा जा रहा है। ग्रामीण का मामला आपने देखा हुआ, खटीमा में जो है बंदे के चारों ओर पानी लेकर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ टुक चालक हैं जो हमारे फल ठेले वाले हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं पे किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सब जगह देखने को मिल रही है। ये आने वाले समाज के लिए जो है खतरनाक है, इसलिए मैं आप लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब सरकार बन जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की होती है। सरकार सी अभी इलेक्शन था, आपको मालूम है, उसके लिए थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए 15 डेज टाइम एक्सटेंड भी किया अभी AICC। सी नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी मेंबरशिप, ऑलरेडी दे हैव डन 6 लाख का मेंबरशिप कर दिया। सो पैसा भी कलेक्ट किया, फॉर्म भी वापस आ गया। सो उसके लिए वो डिजिटल मेंबरशिप करने के लिए हम लोग को कोशिश करना है। सो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू डू इट बिकॉज वी हैव 1 more week time. We are going to make more than 10 lakh membership in the उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। सर, आप पूरे देश में केवल 2 राजनीतिक पार्टी के रह गए हैं, आम आदमी पार्टी और आपका इसमें एक स्थान माना जा रहा है। लोग विकल्प के तौर पे अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। तो किस तरीके से आपसी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पर लड़ाई है वो विश्व की नंबर 1 पार्टी BJP से होने जा रही है। किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे ताकि कांग्रेस लगातार आगे बढ़े? See, I will tell you, even today, Congress is the second national party. National parties, only 2 national parties, BJP and Congress. Okay? So, without Congress in the country, no other parties can do anything, according to me. हार जाएगा, जीतेगा, that is चलता रहता है. But this is not permanent. We will come back again. You can't say that, permanently they are going to be, BJP is going to win. And also, I will tell you one more thing. Win करने के लिए डायरेक्ट फाइट नहीं कर दिया वो लोग। सर, आपको लगता नहीं कि 42 साल पुरानी पार्टी है, पूरे विश्व में यहाँ पर राज कर रही है, कांग्रेस को हासिल में ला चुके हैं, आप सबसे पुरानी पार्टी होकर के आगे अचीव नहीं कर पा रहे, अब जरूरत है कांग्रेस? हार जाएगा, जीतेगा, दैट इज चलता रहता है, बट दिस इज नॉट परमानेंट. वी विल कम बैक अगेन. You can't say that permanently they are going to be, BJP is going to win. And also I will tell you one more thing, win करने के लिए डायरेक्ट फाइट नहीं कर दिया. और उधर लखवाड़ व्यासी परियोजना के अंतर्गत लोहारी गांव के निवासियों को विस्थापन का पर्याप्त समय दिए बगैर पुलिस प्रशासन द्वारा गांव में जेसीबी लगाकर मकानों के ध्वस्तीकरण किए जाने की सूचना पर आज कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पहुंचे. निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने स्थानीय लोगों विस्थापन के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की है. निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने तानाशाही रवैये से स्थानीय ग्रामीणों को उजाड़ने का काम कर रही है. नैनीताल जिले के रामनगर में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक व परिवहन विभाग के मंत्री चंदन राम दास रामनगर विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पुष्प देकर उनका अभिवादन भी किया.
वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में कई अहम और भी जिम्मेदारियां दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की स्थिति को सुधारने का काम किया जाएगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुत अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, जिसमें समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, छात्र कल्याण और लघु और उद्योग और खादी ग्रामोद्योग जैसे रोजगार देने वाले विभाग मुझे दिए हैं। यद्यपि इन विभागों में बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु जिस विश्वास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और विभागों की जो स्थिति बहुत दिनों से रुकी हुई है उनको सुधारने का काम और परिवहन जैसे सेक्टर को रोडवेज की आमदनी बढ़ाने का काम, उसके अन्य जो भी स्थितियां हैं उनको ठीक करने का काम और समाज कल्याण जैसे सेक्टर को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की जो सेवा करने वाला विभाग है उसको भी हम करने का काम करेंगे। हमने इस बीच वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का जो जियो किया है, वृद्ध और वृद्धा को एक ही को मिलता था, दोनों को देने का जियो किया है। इस बीच मैंने सारी पेंशन 1 तारीख से ऑनलाइन कर दी है। एक क्लिक दबाने से सबके खाते में एक साथ पेंशन जमा होगी। एक तो पारदर्शिता रहेगी, समय पर पेंशन। उत्तराखंड के खटीमा के लगभग दर्जनों गांव के लोगों ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि शारदा सागर डैम में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से खेतों की फसल पानी में डूब चुकी है और जिससे सैकड़ों किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद भी हो गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि फसल के साथ घर का पूरा सामान भी जलमग्न हो गया है। जलभराव से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जलभराव से मगरमच्छ, सांप और अन्य जहरीले जानवरों के निकलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं पूरी समस्या पर एसडीएम ने कहा कि डैम में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित सिंचाई विभाग के एसडीओ को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाकर निरीक्षण करें और समस्या का समाधान किया जाए। पिछले कई दिनों से शारदा सागर डैम में पानी भरा जा रहा है, जो ओवरफ्लो हो गया है। उसके आसपास के गांव बकुलिया, बंदा, बलुआ, खैरानी, सिसैया, बारिशपुर सब जगह ओवरफ्लो होकर वो पानी जो है वहाँ के जमीनों को नुकसान कर रहा है। हम जिलाधिकारी जी के पास आए हैं कि भाई इसको देखा जाए कि कहीं डैम भरने के चक्कर में आसपास के हमारे ग्रामीणों के हजारों एकड़ जो गन्ना बर्बाद हो गया है उसका मुआवजा कौन देगा, उसका नुकसान कौन करेगा और कैसे रुकेगा। इसी सिलसिले में हम बैठे हैं और अभी जो है कि कैनाल के एसडीओ को यहाँ बुलाया, बातचीत करी है, सर्वे कराएंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन एसडीओ ने दिया। तो आपने कई बार निरीक्षण में इनकी नहरों की मरम्मत नहीं है, लंबे समय से डैम की सफाई नहीं है, तो डैम का जल स्तर, डैम का जो सिल्ट से ऊपर तक आ गया है और पानी आज ये भरने का की कैपेसिटी ये पुराने हिसाब से तोड़ उसको कर रहे हैं, तो उस वजह से जो वो पानी जब ये भरते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है और डैम की मरम्मत नहीं हुई। सुरक्षा की दृष्टि से भी डैम कमज़ोर हो गया है, तो यूपी सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो किसी दिन बड़ा एक हादसा हो जाएगा और यहाँ से लेके गोरखपुर तक बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसमें क्योंकि डैम में ज़्यादा पानी भरने के कारण इसमें ओवरफ्लो हो रहा है और काफ़ी लोगों की खेतों को नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पर आए थे, इसमें माननीय विधायक जी भी आए थे, तो संबंधित जो पीलीभीत, बरेली और हमारे यहाँ के सितारगंज में बैठने वाले जो एसडीओ इरीगेशन है इनको हमने निर्देशित किया कि तत्काल वो स्थान की निरीक्षण करें और इसका उपाय ढूंढें कि हमारे लोगों को यहाँ पर खेतों का नुकसान न हो। तो जलभराव से परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और एसडीएम ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर स्थिति देखकर उसका निराकरण करें। वहीं मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों को मंत्रालय और विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि मंत्रियों को मंत्रालय और विभागों के बंटवारे की सूची पहले ही बता दी गई थी, फिर देर रात वही सूची आधिकारिक रूप से जारी भी कर दी गई। विभागों का बंटवारा हो गया और
अब सूचना भी आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। उधर उधम सिंह नगर जिले के डीएम युगल किशोर पंत और एसएसपी डॉक्टर शंभूनाथ टीसी ने काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि चैती मेले में मां बाल सुंदरी देवी के दर्शनों के साथ ही मेले में खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं के दर्शनों की व्यवस्था के साथ ही मेले में किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। डीएम और एसएसपी ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जिले भर से पुलिस बल को मेले की व्यवस्था में लगा दिया गया है और इसके साथ ही एक प्लाटून महिला पुलिस भी मेले की सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं और फायर स्टेशन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये 2 वर्ष के बाद मेला इस बार लग रहा है, तो इस बार प्रयास ये होगा कि मेले को क्योंकि रिवाइव करना, इसको हम कहें कि एक रिवाइव करना है और दूसरा ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है और इसमें यात्री विभिन्न स्थानों से आते हैं, तो उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ इसको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो मुख्य मेला है आपका वो 8 तारीख से प्रारंभ होता है और अभी 8 तारीख पहुंची नहीं, तो उसी को लेते हुए कि किस तरह से हम इस मेले को और अच्छा बनाएं ताकि जब से मेन रश यहाँ पे होगा तो उन लोगों को अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिल पाए। देखिए, ऐतिहासिक और पौराणिक हमारा चैती मेला है, पिछले 2 साल से हुई नहीं है, तो इस बार भीड़ का अनुमानित संख्या ज़्यादा है। उस हिसाब से हम पिछले 3-4 साल से जो भी डिप्लॉयमेंट है उससे ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 टाइम्स हमने फोर्स बढ़ा दिया है। कुल मिला के हमारा 2 गेस्टेड ऑफिसर्स परमानेंटली रहेंगे, सीओ बाजपुर एंड सीओ काशीपुर, और द ओवरऑल मेला प्रभारी जो है हमारा एसपी सिटी काशीपुर चंद्रमोहन जी रहेंगे। उसके अलावा कम से कम 7 SHOs है, चौकी इंचार्जेस तो काफ़ी संख्या में है, पीएसी बल है 1.5 कंपनी से अधिक, महिला पीएसी का एक प्लाटून है, महिला फोर्स पूरे जनपद से जितना हो सके उतना हर संभव उपलब्ध कराया गया है, और ट्रैफिक है। CPUs को भी हमने इस बार रुद्रपुर से हमने काशीपुर में शिफ्ट किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी हुआ नहीं था, और फायर का फोर्स भी जो रुद्रपुर से है वो किया गया है। और कुल मिला के खटीमा से लेके यहाँ तक जितने भी थाने पड़ते हैं उसमें जितना भी हम फोर्स उपलब्ध करा सकते थे उसको हमने यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। कुल मिला के हमारा यह प्रयास रहेगा कि पब्लिक भी, पुलिस भी, प्रशासन भी और मीडिया भी सबके सहयोग से हम इस मेले को सकुशल संपन्न कराएं। और उत्तराखंड के लाल कुआं में नगर पंचायत कार्यालय के पास गरीबों के लिए बने 100 कमरों के आवंटन की प्रक्रिया नगर पंचायत प्रशासन ने तेज कर दी है। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, जिसमें 20 अप्रैल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है और इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ नगर पंचायत के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए ही है और जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कमरों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। नगर पंचायत लालकुआं द्वारा जो 100 आवासों का आवंटन होना था, इसकी प्रक्रिया जो है काफ़ी समय से गतिमान थी, जिस हेतु एक टीम का भी गठन किया गया था। टीम ने 100 लाभार्थियों का चयन किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसमें 14 जो लाभार्थी हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको पुनः गठन किए जाने, जिनका पुनर्चयन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया था और अभी वर्तमान में उन जो 14 लाभार्थी कम हो गए थे उनका भी चयन कर लिया गया है। अब जो है इसका आवंटन निश्चित तौर पे इस महीने में कर दिया जाएगा। देखिए, जो समिति बनाई गई है चयन करने के लिए, लाभार्थियों का चयन करने के लिए जो समिति बनाई गई है तो वो नियमानुसार कार्यवाही ज़रूर करेगी। इस संबंध में लाभार्थी को अगर आवंटन किया जा रहा है आवास का, तो वो सिर्फ इसी बेसिस पे किया जा रहा है कि जो है भारत में उसके पास कोई मकान नहीं है उसके नाम पे रहने हेतु। अगर कल के दिन कोई लाभार्थी अयोग्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी जगह पे किसी दूसरे लाभार्थी को भी रखा जाएगा। और एक वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान आपको एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार कर ली जाए कि अगर कोई भी लाभार्थी डिस्क्वालीफाई होता है तो। उधर पौड़ी जिले के श्रीनगर में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रेशरों के खिलाफ कार्रवाई की है। श्रीनगर में गंगा दर्शन के पास चल रहे अक्षिता स्टोन क्रेशर पर
सबसे ज्यादा 1 करोड़ 2 लाख रुपए के जुर्माना लगाया गया है। और इसके अलावा धारी देवी के पास संचालित ऋत्विक कंपनी के स्टोन क्रेशर पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। वहीं रेलवे कंपनी के स्टोन क्रेशर के भंडारण में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसे खनन विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की टीम इन दिनों स्टोन क्रेशरों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। प्रशासन की टीम को जहां पर भी गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है, टीम जांच के लिए जा रही है और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के तहत श्रीनगर क्षेत्र में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रेशर के खिलाफ कार्रवाई की और तीसरे की जांच के लिए खनन विभाग को बोला गया है। हमारे और खनन विभाग के संयुक्त जांच में 3 क्रशर की जांच करी गई थी। एक अक्षिता स्टोन क्रशर था और 2 जो हमारी रेलवे परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत ऋत्विक और मैक्स के क्रशर थे। तो अक्षिता स्टोन क्रशर पे तो हमारी अवैध भंडारण के तहत 1 करोड़ 2 लाख 83,000 कुछ की पेनल्टी बैठ रही है। और ऋत्विक वालों का अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते तो उनकी बैठ रही है 5,95,952। और मैक्स की जो 10% की परमिसिबल लिमिट होती है तो उनका जो ज़्यादा भंडारण है उसके अंदर ही है, तो उन पे। उधर उत्तराखंड के बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी के कोसी नदी से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। और आपको बता दें कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात है। इसके बावजूद भी खनन माफिया नदी से अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी खनन माफियाओं को रोकने के लिए जरा भी प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही इस खनन से सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। नदी में मशीनों की मदद से लगातार अवैध खनन कराया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करते नहीं दिख रहे हैं। वहीं जब इस मामले में एसडीएम राकेश चंद तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और अवैध खनन को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। एक लिखित में भी आदेश किया गया है पुलिस को और हमारे तहसीलदार और खनन निदेशक को। उसके साथ साथ संयुक्त छापेमारी के भी प्रयास किए जाते हैं। हम लोग सीओ साहब के सीओ मैडम के साथ भी करते हैं और बीच बीच में जैसे कभी वीआईपी ड्यूटी या अन्य कामों में पुलिस बिजी हो जाती है तो रेवेन्यू की टीम या फॉरेस्ट की टीम भी जाती है, तो उसके जरिए भी कार्रवाई की जाती है। हाँ, इस दौरान ये बीच में देखा गया कि जहाँ खनन पट्टे वगैरह हैं या उसके पास अगर इस तरह की शिकायत आती है या रात में आती है कि अवैध खनन हो रहा है तो पुलिस वहाँ आजकल नहीं जा पा रही है। तो उनसे कहा गया कि बाहर जैसे रोड पे आते हैं गाड़ियाँ चेक करें और यदि अवैध पाया जाता है या बिना रॉयल्टी के गाड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी को भी जो इलीगल तरीके से माइनिंग करता है किसी को भी ना छोड़ें। पुलिस को भी निर्देश है, फॉरेस्ट को भी है और रेवेन्यू को भी। और इसमें हम लोग प्रयास डेली करते हैं और कभी कभी भी सफलता भी मिल जाती है। ये जो पट्टा है वो नदी में है और कर्मचारी चूँकि पटवारियों के पास 2-2 3-3 क्षेत्र हैं। पटवारी अमूमन जहाँ रॉयल्टी चेक होती है वहाँ रहते हैं कांटे के पास, और वहाँ पुलिस को भी किया गया है कि पुलिस के भी कर्मचारी रहें, रॉयल्टी चेक करें। यदि इस तरह का है कि खनन के पट्टे जहाँ सीमांकन किया गया है उसके अलावा अगर खनन हो रहा है तो उसको दिखवाएंगे और जो भी उसमें शामिल होगा उसको। उत्तराखंड सरकार में परिवहन, समाज कल्याण एवं लघु उद्योग मंत्री चंदन राम दास काशीपुर पहुंचे, जहां उनका विधायक त्रिलोक सिंह चीमा सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि मैं अपने विभाग के जरिए उन योजनाओं का क्रियान्वयन करूंगा जिन योजनाओं का हमारे संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र में जो संगठन ने हमें लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी विभागों को 100 दिन का एक रोड मैप दिया है, जिसमें 100 दिन के अंदर हमारी सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए कृतसंकल्प होगी। देखो, उत्तराखंड की शुरुआत अपने उधम सिंह नगर, जसपुर, काशीपुर से होती है और जिस तरीके से जसपुर में और आज काशीपुर में हमारे सम्मानित विधायकों द्वारा, हमारे सम्मानित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथियों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभूतपूर्व स्वागत आज काशीपुर में किया है, उसके लिए मैं सब लोगों का दिल से, अंतर मन से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और जो उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में है सरकार बनने के बाद, और जो आशाएं अपेक्षाएं अपनी सरकार से है, माननीय मुख्यमंत्री से है, माननीय सम्मानित विधायकों से है, मंत्रीगणों से है, उस पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे पास समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, खादी ग्रामोद्योग
और उद्यम जैसा महत्वपूर्ण विभाग है जो इस क्षेत्र में रोजगार देने के लिए और अंतिम छोर पर व्यक्तित्व पर बैठे हुए दिव्यांग, विधवा, वृद्धा तक पहुंचने का एक माध्यम है। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विभाग के माध्यम से मैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन करूंगा जिन योजनाओं के लिए हमारे संकल्प पत्र में और दृष्टि पत्र में जो अपने संगठन ने हमको लक्ष्य दिया है, और मैंने भी सभी विभागों को। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।